कर रही है। हर एक एजेंडे पे इनका जितना भी वादा था ये पूरी तरीके से धरातल पे आप देखेंगे तो पूरी तरीके से फेल है। अभी ये क्योटो बनाने की बात कर रहे थे यूपी को, आप ये देखिए कि जितने भी गुजरात के जितने ठेकेदार आए थे, पहले बात तो उनको ठेका दिया गया और चाइना की लाइटें लगवाई गई। हर जगह चाइना की लाइटें लगा के लंका से लेकर के नदेसर तक पूरा एकदम चमकाया गया। आज वो चाइना की लाइटें कहाँ हैं? गायब हो गई। तो ये थोड़ा सा, जैसे इंसान को जब कैंसर हो जाता है उसको रेमंड का कपड़ा पहना दीजिए तो वो जो बहुत हैंडसम और स्मार्ट लगने लगेगा। तो वही इन्होंने किया है कि पुराने जर्जर खम्भों पे, पुराने डिवाइडरों पे इन्होंने लाइट बत्ती लगा करके इसको क्योटो बना करके मीडिया के थ्रू, जो मीडिया जो बिक चुकी है इनके हाथों, उनके थ्रू ये अपना प्रचार और प्रसार कराते हैं। लेकिन देश का युवा 2022 में इनको बता देगा कि ये सरकार में पूरी तरीके से फेल है। और देश का युवा 2022 में सत्ता पर आसीन दल को परिवर्तित करने का काम करेगा, ऐसा आपका मानना है। लेकिन अभी पूर्व के बिहार चुनाव में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं फिर एक असर दिखाई दिया है, बीजेपी की एक लहर दिखाई दी है कि बिहार चुनाव में बीजेपी ने अब मतलब पूरी तरीके से सीट को कब्जा कर लिया, नीतीश सरकार के साथ गठबंधन हो गया है। तो किस आधार पर आप ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होगा? देखिए, पहले एक बात बता दूं आपको कि झूठ के सहारे बैसाखी पे चलने वाली भारतीय जनता पार्टी और उनके साथ देने वाले कुछ चंद मीडिया के लोग, बिहार में जब चुनाव हुआ तो लंबे लंबे वादे हुए। कोरोना वैक्सीन के टीके कभी फ्री में लगे, कई लाख लोगों को रोजगार दिया गया, बहुत सारे प्रलोभन बांटे गए। क्या चुनाव के बाद इन सब विषयों पे किसी चैनल में कहीं चर्चा होता है, या भारतीय जनता पार्टी कभी ये कहती है, या नीतीश कुमार की सरकार ये कही है क्या कि मैंने इतने रोजगार दे दिए, या इतने कर्ज माफ़ कर दिए, या इतने लोगों को वैक्सीन लगा दिए? नहीं। जब जब चुनाव आता है नए जुमले ये लोग देते हैं। ये जब बिहार की बात आप जहाँ तक करेंगे, जहाँ पूरी भारतीय जनता पार्टी केंद्र और सभी राज्यों के लोग लग गए, वहाँ एक अकेला तेजस्वी यादव ने मजबूती से इन लोगों से लड़ा और बिहार का चुनाव हारा नहीं गया। बिहार के चुनाव में आज भी रिकाउंटिंग की बात हो रही है। 12 सीटों पे इन्होंने 200 वोट 150 वोट से ज़बरदस्ती चुनाव जिताया गया है भाजपा को। चुनाव आयोग भी लगभग अभी आपने देखा कि जब असम में गाड़ी पकड़ाई ईवीएम की तो चुनाव आयोग ने कह दिया कि हमने लिफ्ट लिया। तो कहीं ना कहीं से चुनाव आयोग की लोग भी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ही कहीं ना कहीं से इन्वॉल्वमेंट लोग ही हैं, इन्वॉल्व हुए ही लोग हैं जो चुनाव आयोग में बैठे हुए हैं, और वो लोग भी कहीं ना कहीं से उन लोग को परोक्ष अपरोक्ष रूप से मदद कर रहे हैं। और हम गुहार लगाने जाए तो कहाँ जाए? भारतीय जनता पार्टी की जीत का सबसे बड़ा कारण भी वहाँ 12-15 सीटों पे जो ज़बरदस्ती जिताया गया वो है। वहाँ हम नहीं मानते हैं जीतेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि ठीक है आप भी कह रहे हैं वहाँ सरकार बना ली, तो बना ली तो जिन मुद्दों पे बनाई है क्या उस पर कभी चर्चा की है? अभी आप बंगाल जाएंगे तो रोजगार देने की बात हो रही है। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि भारत बंगाल का है कि नहीं? भारतीय जनता पार्टी क्या मानती है कि भारत बंगाल में नहीं, भारत में बंगाल नहीं है? आखिर बंगाल के लोगों को रोजगार बंगाल में सरकार बनाने के लिए दिया जाएगा, ऐसा क्यों? बंगाल में सरकार बनेगी तो हम बंगाल के लोगों को रोजगार देंगे। अरे सेंट्रल में आपकी सरकार है, आप सेंट्रल में कितनी नौकरियां दी हैं बंगाल के लोगों को? आप वहां भी जा रहे हैं, झूठ बोलने छलने का काम कर रहे हैं। आपके पास केंद्र में सरकार है, आपने कितना रोजगार दिया? क्या आप बंगाल को अलग मानते हैं भारत से? अलग राज्य है, भारत में नहीं है। आप रोजगार दिए होते और दावे के साथ कहे होते कि बंगाल के इतने लाख नौजवानों को मैंने रोजगार दिया और मैं अभी हमारी प्रदेश में सरकार बनाई है और अत्यधिक रोजगार देकर के बंगाल को खुशहाल बनाऊंगा। फिर वही जुमला। अभी एक वीडियो वायरल हुआ है ममता बनर्जी का, जिसमें वो पैर हिलाते, फ्रैक्चर वाला पैर हिलाते हुए देखी गई है। इसको लेकर के भाजपा के एक वरिष्ठ नेता संबित पात्रा ने भी ट्वीट किया है कि ये मतलब दिखाने का कोशिश किया गया है कि ये सब चीज़ें सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल ड्रामा है। क्या मानते हैं इसको? देखिए, संदीप पात्रा तो खुद ही एक अपने आप में ड्रामा है, उन पे तो मैं बहुत बात ही नहीं करना चाहता। वो भाजपा के ड्रामे के लिए ही रखे ही गए हैं। उनसे बात आप विकास की करेंगे तो पाकिस्तान की बात करेंगे, बात रोजगार की बात करेंगे तो राष्ट्रवाद की बात करेंगे। तो खैर वो ड्रामा है, उनके ऊपर मैं समय नहीं बर्बाद करना चाहता हूँ। देखिए, ममता दीदी का पैर फ्रैक्चर हुआ कि नहीं हुआ, ये राजनीतिक चुनाव का विषय नहीं है, ये चुनावी मुद्दा नहीं है। उनका पैर फ्रैक्चर हुआ, उसमें भाजपा के लोग इन्वॉल्व थे कि उसमें कोई आम पब्लिक से टूट गया कि वो ममता दीदी खुद गिर गई, वो जांच का विषय है, जांच होगा, उस पर क्लियर हो जाएंगे। और उनका पैर टूटा फिर भी वो चुनाव प्रचार कर रही है, एक सहानुभूति है लोगों की और होनी भी चाहिए। ये राजनीतिक चुनाव लड़ने का विषय नहीं है। चुनाव लड़ने का जो विषय है, विकास का विषय है, रोजगार का विषय है, महिलाओं की सुरक्षा का विषय है। इस विषय पे भाजपा कभी बात नहीं करती, वो पैर टूटने पे बात करेगी।
वो जय श्री राम पे बात करेगी, वो मंदिर मस्जिद पे बात करेगी। अरे भाजपा की सरकार जो हिंदुत्व का झूठा ढोंग करती है वही हिंदुत्व का सच्चा काम करे ना। कितने हिंदू के लोगों को रोजगार मिला वो बताए ना भाई। मैं कह रहा हूँ मैं हिंदू हूँ, आप ड्रामा क्यों कर रहे हैं भाई? क्यों हिंदुत्व के नाम पे भारत को बर्बाद कर रहे हैं? क्यों छल रहे हैं? क्या आज से पहले हिंदू भारत में नहीं थे? आप मुस्लिम का डर दिखा करके हिंदू को पोलराइजेशन करके आप राजनीति करना चाहते हैं। हिंदू कमज़ोर है भारत में। विश्वनाथ, आपने अभी एक बात कही कि आयोग के लोग भी कहीं ना कहीं सत्ता के अधीन हो चुके हैं और सत्ता का पूरा समर्थन कर रहे हैं। तो ऐसे में किस तरीके से आप देखेंगे कि आगामी जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है या लोकसभा चुनाव जो होंगे वो निष्पक्षपूर्ण होंगे? देखिए, जो 2022 का चुनाव होगा, जनता याद कर रही है 70 साल। हम लोग के दादा पिताजी कम पढ़े लिखे थे लेकिन कभी भाजपा को वोट नहीं दिए। वो जान रहे हैं कि भाजपा आएगी तो हमारे बेटे को, हमारे पोते को, हमारे नाती को ये लोग जो हिंदूवाद का, जो झूठा हिंदू का राष्ट्रवाद है, इसको पिला करके वो पूरा एकदम इनको खोखला कर देगी, इनको कुछ नहीं देगी, इनको इसी में फंसा देगी। अरे तुम इतने बड़े हिंदू के हितैषी हो, मैं भी हिंदू हूँ, तुम कहो ना कि मैं हिंदुओं को 40 रुपये लीटर पेट्रोल दूंगा, मुसलमानों को 92 रुपये लीटर दूंगा। मैं हूँ, मैं हिंदू, मैं तुम्हें वोट दूंगा। तुम कहो कि मैं 9.5 रुपया यूनिट बिजली का बिल मुसलमानों को दूंगा, हिंदू को 3 रुपया यूनिट बिजली का बिल दूंगा। तुम कहो कि मैं गैस सिलेंडर मुसलमानों को 900 रुपया का दूंगा, हिंदू को 400 रुपया का दूंगा। मैं सहमत हूँ। मैं देखता हूँ कितने बड़े तुमको हिंदू राष्ट्र का तुमको पैदा करने की दिक्कत हो रही है, क्या हो रही है। लेकिन ये ऐसा नहीं करेंगे। ये बताइए कि 25 करोड़ की जिसकी आबादी है वो 100 करोड़ आबादियों से डरेगा? अरे 100 करोड़ ज़्यादा होता है कि 25 करोड़ ज़्यादा होता है? पहले तो इस पर क्लियर कर लो। बस खाली दोहरी चरित्र की राजनीति करना, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना बंद करो। मुद्दे पे आओ, रोजगार दो, युवा पढ़े लिखे आगे बढ़े, देश आगे बढ़े। कोरोना काल इतना भयानक, पूरा देश परेशान हुआ इस लॉकडाउन में। क्या मिला? आपने लेबर एक्ट हटा दिया। वो लेबर अपनी गुहार कहाँ लगाने जाए? आपदा में अवसर आप खोजते हैं। पीएम केयर फंड बनाया, सबसे ज़्यादा लूट किया, इसको भी आरटीआई से बाहर किया। पीएम केयर फंड के सारे पैसे कहाँ गए? इस पे आप एकदम बात नहीं करेंगे। जैसे इस पे कोई बात करेगा आप उसके ऊपर राजद्रोह लगा देंगे, उस पर एनएसए लगा देंगे, रासुका लगा के उसको जेल भेज देंगे। ये क्या है? मतलब पूरी तरीके से लोकतंत्र की हत्या है। ये लोकतंत्र की हत्या भारतीय जनता पार्टी शुरू से करती आई है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी 2022 में पूरी तरीके से जा रही है। ममता दीदी अगर उत्तर प्रदेश में आती हैं और जहां तक अभी चर्चा चल रही है कि वो आगामी लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को सीधा बनारस से टक्कर देने की बात कह रही हैं, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो अन्य राजनीतिक दल हैं जो आज छोटे छोटे गठबंधन कर रहे हैं राजनीतिक दल विधानसभा चुनाव को लेकर के, तो क्या लोकसभा चुनाव में भी ममता दीदी का समर्थन उनको मिलेगा? देखिए, पूरे भारत में आप देखेंगे तो 100 से ऊपर क्षेत्रीय दल की पार्टियां हैं, राज्य स्तरों पे हैं। ममता दीदी की पार्टी तृणमूल भी एक राज्य स्तर तक सीमित है और बंगाल तक सीमित है। तो उनका यूपी में आने का कोई मतलब ही नहीं है और ना ही उनका कोई वर्कर है यहाँ पे। तो उनको कोई समर्थन क्यों देगा और उनसे समर्थन क्यों लेगा? ये प्रश्न तो उठता ही नहीं है। ममता दीदी स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र देश की स्वतंत्र नागरिक हैं। जो उनकी इच्छा है वो करें, जो बोलना चाह रही हैं वो बोलें। लेकिन ये बातें बिल्कुल निराधार हैं, इसमें कहीं से कोई समर्थन वाली बात ही नहीं उठती है। बिहार चुनाव में अभी जो हाल में बिहार चुनाव हुआ है उसमें ओवैसी ने भी बिहार की राजनीति में अपनी पैठ बनाई है, तो ऐसे में ये आप कैसे कह सकते हैं कि अगर ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश में पैर रखती हैं तो क्या वो कुछ सीटें भी नहीं ले जा सकती हैं? देखिए, ये मैं उनके ऊपर आरोप नहीं लगा पा रहा हूँ कि कुछ सीटें नहीं ले जा सकती हैं, वो लड़ नहीं सकती हैं, वो यहाँ आ नहीं सकती हैं। आ सकती हैं, लड़ सकती हैं, सीटें भी हो सकता है जीत सकती हैं, और आना भी चाहिए, लड़ना भी चाहिए। लेकिन मैं जहाँ तक और पार्टियों की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूँ, जब हम उनके बंगाल में गठबंधन नहीं रहा, उनके बंगाल में उनका साथ नहीं रहे, चूँकि वहाँ हम खिलाफ हैं तो बीजेपी के, क्योंकि वो सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ा करके हमारे हिंदू भाई को भी खतरे में डाल रही है और मुस्लिम का ध्रुवीकरण करके हिंदू से लड़ा रही है। तो इस नेचर के खिलाफ हम एक विचारधारा के साथ उनके साथ भले खड़े हों, लेकिन उनकी पार्टी के साथ खड़े नहीं हैं। हमारी पार्टी का वहाँ अलग स्टैंड है। उत्तर प्रदेश में आएंगी तो लड़े, उनका स्वागत है, लेकिन मेरी पार्टी का अपना स्टैंड है। यहाँ 1 to 1
फाइट होने जा रहा है। जितनी ताकत योगी मोदी जी को लगाना है लगाएं। यहाँ प्रियंका जी उत्तर प्रदेश की आइकॉन चेहरा के रूप में चुनाव कि पूरे स्वरूप को बदलने जा रही हैं और प्रियंका जी के नेतृत्व में कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी और इसका साक्षात प्रमाण आपको 22 में मिलेगा। और आप लोगों ने देखा होगा लगातार कि जब से 2017 के बाद सरकार बनी है उत्तर प्रदेश में, कोई पार्टी यदि किसी गलत चीज़ों के खिलाफ लड़ी है तो कांग्रेस पार्टी है। चाहे वो लॉकडाउन में लोगों को शिविर लगाकर मदद करने की बात हो या किसी पीड़ित महिला के घर पे जाने की बात हो, उसकी आवाज़ उठाने की बात हो, या पूरे लॉकडाउन में बसों द्वारा बस लगा करके मजदूरों को ढोने का प्रस्ताव दिया गया हो। कांग्रेस पार्टी हर तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता के साथ मजबूती से प्रियंका जी के नेतृत्व में खड़ी होकर 2017 के पहले से लड़ते आ रही है। 17 के बाद प्रियंका जी के नेतृत्व में हम लोग और मजबूत हुए हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और आने वाले दिनों में ये मजबूती, ये गरीब लोग, ये कमज़ोर लोग जिनको दबाया जा रहा है, सताया जा रहा है, ये सभी हमारी ताकत बन करके प्रदेश में भाजपा की सरकार को भगाएंगे और प्रियंका जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की एक सरकार देने 2022 में कांग्रेस जा रही है। तो देखा आपने कि किस तरीके से यह युवा नेताओं का मानना है कि जो सत्ता दल आसीन हैं वो कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता का माहौल बना करके सत्ता में पुनः वापसी करने का प्रयास कर रहे हैं। अब ऐसे में कई सारे सवाल यहाँ खड़ा होते हैं। इनका मानना ये है कि देश की जनता इनके साथ एक बार फिर खड़ी होगी, लेकिन यह तो अभी वक्त तय करेगा कि कौन किसके साथ खड़ा होता है। वाराणसी से रिपोर्टर पेज के लिए सहयोगी दिनेश के साथ अमल श्रीवास्तव।